नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आशीष फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, इसके अंदर जो मैं आप वीडियो लेकर के आया हूं, इसमें आपका जितने भी करंट अफेयर्स हैं 2022 में जो परीक्षाएं हुई हैं उसके अंदर पूछे गए हैं, वो सब मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश करी है। आप देखोगे कि इससे कई सारे सवाल जो बने हैं वो अभी उत्तराखंड का जो पुलिस एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर बने हैं। ठीक है, जिसमें देखिए इसमें बता देता हूँ, जो वीपीएससी का ये वाला पेपर है, इससे देखिए क्या बना है। ये ऑपरेशन गंगा आपने देखा था कि पेपर में आया था। ठीक है, तो इसी तरीके के यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं जो आप देखोगे जो पेपर में बने हैं। तो ये सीरीज़ बिल्कुल भी मिस मत करना, आपको बहुत फ़ायदा देगी और पेपर में आपको बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम लोग आपकी आज की अपनी क्लास। चलिए कि देखिए, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। देखिए, शिंजो आबे जो है वो कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ये जापान के प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, ये भी पूछा गया सवाल है जो भी बता रहा हूँ मैं, कि एक पेपर में आप देखोगे, आगे मैं कराऊंगा आपको, उसमें ये पूछा गया है कि जो शिंजो आबे हैं वो, या इस तरीके से पूछा गया है उसमें सवाल कि जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो भी शिंजो आबे हैं। तो ये लॉन्गेस्ट सर्ड प्राइम मिनिस्टर है इनके, मतलब लंबे समय तक ये क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। इसके अलावा इन्हें गोली मारकर हत्या करी गई, कहाँ, कब? 8 जुलाई 2022 को इन्हें गोली मार करके हत्या करी गई इनकी। और ये काशीहारा नाम की कुछ जगह पड़ती है जापान के अंदर, काशीहारा, वहाँ पर इन्हें गोली मार करके इनकी हत्या कर दी गई है। ठीक है, ध्यान रखना। देखो, दोनों सवाल बने हैं कि शिंजो आबे कहाँ के थे, दूसरा सबसे लंबे कार्यकाल किसका रहा है प्रधानमंत्री के तौर पे जापान के, वो शिंजो आबे जी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर भारत प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया? देखो, ये भारत के लिए एक सौभाग्य की बात है कि हिंदी भाषा को यहाँ पर उल्लेखित करने की बात करी जा रही है। हो सकता है कि भविष्य में आपको देखने को मिले कि हिंदी भी एक संयुक्त राष्ट्र महासभा की भाषा बन जाए, ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात हो। देखिए, वर्तमान में अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर 6 लैंग्वेज है इस समय। कितनी लैंग्वेज है? ध्यान रखना, 6। कौन कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, स्पेनिश और अरबी। ठीक है, ध्यान रखना, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, स्पेनिश और अरबी। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखना, यहाँ से एक सवाल और बनता है कि सबसे लास्ट में कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाई है? तो वो अरबी भाषा है जो सबसे लास्ट में अपनाई गई है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। ठीक, नेक्स्ट देखो कि यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान। देखिए, यहाँ से सवाल बना ही बना है हर पेपर में लगभग लगभग। ये सवाल अच्छा सवाल है, हो सकता है कि उत्तराखंड के जो भी पेपर आए पटवारी लेखपाल, उसमें आपको सवाल देखने को मिल सकता है कि यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, तो ये अब्दुल्ला शाहिद जी ने करी है। अब देखो, अब्दुल्ला शाहिद क्या है कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके 76वें अध्यक्ष थे। ठीक है, क्या थे? 76वें अध्यक्ष थे, मतलब आप ऐसे कहिए कि 76वीं आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष थे। और ये कहाँ के रहने वाले, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब्दुल्ला सईद मालदीव के रहने वाले, बेटा कहाँ के? मालदीव के रहने वाले हैं। और मालदीव से इस पद पर आने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि पहले मालदीवी हैं। पूछा जा सकता है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देखिए, ऑपरेशन गंगा आप सभी ने देखा कि पेपर में बहुत अच्छे से पूछा गया है उत्तराखंड के पेपर में, कि फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? तो वो ऑपरेशन गंगा था। ठीक है, ऑपरेशन गंगा में आप एक दो बात और याद रख सकते हैं, वो ये है कि ये ऑपरेशन गंगा जो चलाया गया था वो भारत का जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, मतलब जो आपका विदेश मंत्रालय है उसने, और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, जो आपकी सेना है, उन लोगों ने मिलकर के चलाया था। उन दोनों का संयुक्त अभियान ऑपरेशन गंगा है। इसके अलावा देखो, हमें ये ध्यान रखना है कि लगभग ऑपरेशन गंगा में 25,000 भारतीय जो छात्र थे उन्हें निकाला गया है। 25,000 लोगों को वहाँ से निकाला गया है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, 25,000 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करा गया था। तो आप ध्यान रख सकते हैं इस बात को। देखिए, हाल ही में चीन ने क्या किया है, एक संकेतंग वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बेटा ये भूटान में स्थित है। देखो, कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं
कि आसपास के क्षेत्र में कोई घटना घटती है तो वो पेपर में आ जाता है। जैसा आप देख रहे हो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा है सवाल कि संकेतांग वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है बच्चे, ये भूटान के अंदर है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए 2023 में G20 शिखर की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है। पहली बात कि G20 मिशन की या G20 जो सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है, वो इंडिया कर रहा है। ये आपसे पेपर पूछा जा सकता है कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इंडिया कर रहा है। ये भी पूछ सकते हैं कि किस वर्ष के G20 सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है, 2023 के। इसके अलावा ये जो शिखर सम्मेलन भारत में होना है उसके लिए दिल्ली जो हमारी राजधानी है उसी को चुना गया है, तो आप ध्यान रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट बन जाएगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है। पहली बात ये गलत है कि संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक दल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, सभी देशों के लिए करा जा सकता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का कंसेप्ट यही है कि सभी देशों को मिलकर के साथ लेकर के चला जाए। ठीक, दूसरी बात इसमें क्या है कि शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। बिल्कुल सही है, जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है हमारी, वही एक प्रस्ताव से इसे वापस ले सकती है। और नंबर 3 जहाँ पर जो बात है वो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। बिल्कुल सही बात है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है, USA जो है, वो सबसे ज़्यादा बजट यहाँ पर प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका का ज़्यादा हस्तक्षेप भी यूनाइटेड नेशन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए हाल ही में संयुक्त राज्य अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता किया है, किसने, इजराइल ने। तो आप ये ध्यान रखेंगे, मुक्त व्यापार समझौता FTA करा गया है अमीरात आपका UAE और इजराइल के बीच में। ठीक, अच्छा सवाल है कि आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक M लॉन्च किया है। ठीक है, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी रखने के लिए, देखिए ठंडा जगह है आपको जो हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है लगभग, इसकी निगरानी करने के लिए रूस ने आर्कटिक M लॉन्च किया है। तो एक इम्पोर्टेंट बन जाएगा, आर्कटिक M लॉन्च रूस के द्वारा करा गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट देखिए कि T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं। ये भारत के विराट कोहली बने हैं और इन्होंने T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे अपने कर लिए। तो ये ध्यान रखेंगे, अच्छा सवाल बन सकता है, विराट कोहली। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है। देखिए तो ये अभियान आपका बच्चे हर घर तिरंगा अभियान 2.0 है। ठीक, याद रखना। इसके अलावा देखिए ये जो अभियान चलाया गया था भाई, ये 1 जून से 31 जुलाई के बीच में चलाया गया था। ठीक है, 1 जून से 31 जुलाई के बीच, और सरकार ने निश्चित करा था कि हर घर जाकर के अगर किसी व्यक्ति को टीकाकरण नहीं हुआ है तो उसे टीकाकरण कराया जाए, सुनिश्चितता करने के लिए कि टीकाकरण सही तरीके से हो गया, सभी लोगों का हो गया है, इसलिए ये अभियान को यहाँ पर चलाया गया था। तो ध्यान रखेंगे, अच्छा सवाल बना है। देखिए भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान चलाया। देखिए हर घर तिरंगा अभियान जो चलाया गया वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया। मुझे लगता है कि इस अभियान में आप सभी भी शामिल रहे होंगे, आपने भी अपने घरों पे तिरंगा लहराया होगा। ठीक, देखिए इसमें जो आपको बात ध्यान रख सकते हैं हम लोग वो ये है कि हर घर तिरंगा अभियान में आप यहाँ से एक सवाल बनाया जा सकता है कि वो है भारतीय ध्वज संहिता। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, भारतीय ध्वज संहिता ये पूछा जा सकता है हमने कि बेटा ये देश में कब लागू हुई। तो ये बच्चे 26 जनवरी 2002 को लागू हुई है भारतीय ध्वज संहिता, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि भारत का जो तिरंगा है उसका लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है, 3:2 है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का है, अगर चौड़ाई और लंबाई का पूछूंगा तो 2:3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कई बार। शायद एक सवाल छूट गया हमसे। ठीक है, हाँ ये सवाल छूट गया है, कोई बात नहीं। चलिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ। एक सवाल जो छूटा है वो ये है कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, वो एकनाथ शिंदे हैं। पेपर में पूछा गया था ये कि वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, वो एकनाथ शिंदे हैं। तो आप ध्यान रखेंगे ये 20वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं और ये आपके शिवसेना और भाजपा की मिलीजुली सरकार के मुख्यमंत्री बने हैं। और इस समय जो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस। तो ये आप ध्यान रखेंगे बस।
देखिए ये सवाल अच्छा है, कई बार बन रहा है पेपर में, हो सकता है कि इस बार देखने को मिले कि केंद्र की जो नई शिक्षा नीति लागू करी गई है, इस प्रक्रिया को सबसे पहले किस राज्य ने लागू करा है? तो ये हमारा उत्तराखंड है जिसने सबसे पहले लागू करा है। ठीक, और इसके तहत जो आपके आवाज बनाई गई हैं कक्षाएं, उन्हें बाल वाटिका का नाम दिया गया है। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? बाल वाटिका। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। अच्छा सवाल बन रहा है, हो सकता है कि आपको ये सवाल पेपर में देखने को मिल जाए। ठीक है, देखिए कि निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की? तो आप ध्यान रखेंगे कि यूथ इन इंडिया रिपोर्ट जो 2022 जारी करी गई है वो भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है MOSPI के द्वारा लागू मतलब जारी की गई है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, पेपर में पूछा गया सवाल है, BPSC ने पूछा है इसी बार 30 तारीख को। ठीक, कि खबरों में नजर आने वाली एला वेनिल, वला रिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता ये किस खेल से संबंधित है? तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है और इनका खेल दिमाग में रखना है, ये निशानेबाजी या शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। मेरा सवाल है जो उत्तराखंड पढ़ते हैं कि अभिनव बिंद्रा का संबंध उत्तराखंड से है। तो आप मुझे बताना कि अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड के किस जनपद से संबंधित है और उन्होंने कौन से ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था? सवाल दोबारा से सुनिए कि अभिनव बिंद्रा का संबंध उत्तराखंड से है, उत्तराखंड के किस जिले से है और किस ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और किस खेल के अंदर जीता था। तीनों बातें आप मुझे बताना अगर आप जानते हैं तो। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है बच्चे? ये स्मृति ईरानी जी को सौंपा गया है। देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी जो मंत्रालय वगैरह आवंटित हुए हैं इसकी मैं लेटेस्ट आपकी वीडियो जो है वो अपलोड करूंगा। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वर्तमान में लेटेस्ट कौन है। तो आप ध्यान रखेंगे कि देखिए अभी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार स्मृति ईरानी जी को मिला है। इसी तरीके से और लोग भी जो हैं वो सब मैं एक ही क्लास में डाल दूंगा, तो आप उसे जरूर देख लेना, उसे मिस मत करना बच्चे आप। ठीक है, चलिए देखो, ये बात सभी को पता है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वो द्रौपदी मुर्मू जी है ना, ये सभी जानते हैं। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इन्होंने किसे हराया है या इनके सामने जो व्यक्ति प्रतिद्वंदी था वे कौन थे। तो ये देखिए बच्चे, जो आपकी यूपीए सरकार है उन्होंने यशवंत सिन्हा जी को इनके सामने यहाँ पर प्रस्तावित किया था कि द्रौपदी मुर्मू जी के सामने, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव जीती कौन? वो द्रौपदी मुर्मू जी जीती और वही भारत की इस समय राष्ट्रपति भी हैं। और ये 15वें राष्ट्रपति चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना कि उन्होंने कौन उनके सामने चुनौती देने आए थे, वो यशवंत सिन्हा जी थे। ठीक है, अपने उपन्यास टॉम ऑफ सेंट रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला, इनका नाम है गीतांजलि श्री। और ये भी ध्यान रखना कि गीतांजलि श्री जो हैं उन्होंने अपनी पुस्तक जो उनका उपन्यास है टॉम ऑफ सेंट मतलब रेत की समाधि, उसके लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ जो है वो मिला है। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर आप जानते हैं तो एक तो होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़, एक होता है केवल बुकर प्राइज़, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर आप जानते हो तो मुझे बताना, वरना मैं एक नई प्राइस की वीडियो लेके आने वाला हूं तो उसके अंदर सब कुछ क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर आप जानते हैं तो बताना अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय पेंशन योजना जिसे NPA बोलते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम NPS बोलते हैं। ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम NPS से संबंधित सही कथन क्या है? देखिए मैं चाहता हूं कि आप सभी भी NPS में जाएं, क्योंकि जैसे ही आपकी सरकारी नौकरी लगेगी तो आपको NPS का लाभ वर्तमान में मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी डिमांड ये चल रही है कि जो पुरानी पेंशन योजना थी उसी को लागू किया जाए। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? देखिए NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है आप लोग की कि NPS जो है उसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकता में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, देखो पहली बात तो बच्चे मेरे ये है कि बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपने उत्तराखंड का बजट जो पढ़ाया है बहुत अच्छा लगा। ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बस आप मेहनत करिए बच्चा लोग। इसके अलावा देखिए कुछ बच्चे ये भी डिमांड कर रहे हैं कि सर अब जो भारतीय बजट है वो भी आप एक बार लेके आएँ। देखिए मैं उसे लेके आऊँगा, बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे, जल्दी ही उसकी क्लास भी मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, अभी आप जो भी मैं पेपर में कि मैं जो आए हुए करंट अफेयर हैं उन्हें एक बार देख लो, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे आपके पेपर के लिए। हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाएं, क्योंकि इनमें से अगर मैंने देखा है कि 4 या 5 करंट अफेयर आपको देखने को मिले हैं एज इट इज़। ठीक है, तो हो सकता है कि और भी पेपर में आपको मिल जाएं। ठीक है,
तो ध्यान रखिए कि इसके अंदर देखिए विनिवेश जो है उसे यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया गया है। बाकी पीएम गति शक्ति है, समावेशी विकास है और आपका उदयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्यक्रम, ये सब इसके अंदर शामिल किए गए हैं, ध्यान रखेंगे। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था? तो ये बच्चे 11.7% था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जीडीपी टैक्स अनुपात। इसके अलावा वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? देखिए 2018 में हमारा जो हिस्सा था निर्यात में वो कितना था? लगभग 1.7% के आसपास था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? देखिए गेहूं का कुल उत्पादन पूछा गया 2020-21 वाले एरिया में। देखिए ये है हमारा 109.5 मिलियन टन गेहूं का अनुपात की बात हुई है। और देखिए गेहूं से भी अभी उत्तराखंड के पेपर में सवाल पूछा गया था कि गेहूं क्या है, आपने उसका क्या आंसर दिया है कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सभी लोग बताया करो। देखो जो भी सवाल पूछे जाते हैं उससे आप रिकॉल करते हैं और रिकॉल करने से ही आपकी जो स्मरण शक्ति है वो बेहतर होती है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा देखो बच्चे हम देख सकते हैं कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन है। तो आप ध्यान रखना जीवंत ग्राम कार्यक्रम क्या है? यह जो उत्तरी सीमा है भारत की, उनमें जो सीमांतवर्ती गांव है उनके विकास के लिए चलाई गई है जीवंत ग्राम कार्यक्रम। तो आप ये ध्यान रखना उत्तरी सीमा के सीमांत गांव के विकास के लिए इसे चलाया गया है, ठीक है। देखिए ये थे आज का पेपर। इसी तरीके से मैं सारे पेपर लेके आ जाऊंगा आप लोगों को और आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा इस सीरीज से। तो कोई भी इसे मिस मत करना, अच्छे से देखना, मज़ा आएगा आप लोगों को और आप लोग बहुत कुछ सीखोगे यहाँ से, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।